नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, आज हम DSSB के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं, उसमें से बेस्ट 100 क्वेश्चंस को हम करेंगे। और आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष की गई थी? ये 2018 और 2022 में आया हुआ प्रश्न है। 2022 से कंफ्यूज मत होइएगा, 2021 का में अधिसूचना आई थी और 2022 में एग्जाम हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो हड़प्पा की खोज किस वर्ष की गई थी? तो हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा की गई थी। DR साहनी भी एग्जाम में आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दयाराम साहनी भी आता है। ठीक है, और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और आप इसे शॉर्ट ट्रिक में HR से याद रख सकते हैं, H के साथ R। ये जो कंपनीज होती हैं उनमें जो HR होते हैं, बिल्कुल वैसे ही HR का मतलब हड़प्पा रावी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 और 21 में आया हुआ है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये तो इसका आंसर हो गया, मृतकों का टीला। इसके बाद मोहनजोदड़ो से रिलेटेड कुछ फैक्ट। मोहनजोदड़ो अभी कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। ये आपका पहला पॉइंट है। ठीक है, इसकी खोज 1922 में हुई थी। ये आपका दूसरा पॉइंट है। यहाँ से उच्च पुरोहित या दाढ़ी वाले, ठीक है, कुलीन की प्रतिमा मिली है। ठीक है, एक संत टाइप का आदमी है, मतलब उच्च पुरोहित है। ठीक है, उनकी प्रतिमा मिली है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और थोड़ा वीडियो फास्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर और प्रमुख बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अलग अलग एग्जाम्स में भी आया है और टीचिंग एग्जाम्स में भी आया है। तो मैनचेस्टर सिंधु घाटी सभ्यता का किसको कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है, बताएंगे आप? ये किसको कहा जाता है? लोथल को। किसको कहा जाता है? लोथल को। ठीक है, लोथल इस समय कहाँ है? गुजरात में। ये लोथल जो है, ये आपके गुजरात में है। अच्छा, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और ये NCERT का भी पॉइंट है कि जो आपको लोथल है ना, ये एक बंदरगाह था। ठीक है, और ये जिस नदी के किनारे था उसका नाम था भोगुआ। ये भोगुआ नदी के तट पे है। भोगुआ नदी कोई और नदी नहीं है, ये साबरमती की सहायक नदी है। ठीक है, साबरमती की सहायक नदी है भोगुआ। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसके बाद अभी हमारे टॉपिक खत्म नहीं हुआ लोथल का। देखिए, लोथल भोगुआ के तट पर है, ये बात आप समझ गए। लोथल से जो आपकी ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ना, मेसोपोटामिया और ये जो मिस्र मतलब इजिप्ट की जो सभ्यताएं थी, इनसे हम व्यापार करते थे, लोथल के माध्यम से होता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया या मिस्र से, इन दोनों जगहों से हम कैसे व्यापार करते थे? तो लोथल के माध्यम से करते थे। यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं लगता आएगा। युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं और धान के भी साक्ष्य मिले हैं। दोनों पॉइंट हैं, पर इनको रहने दीजिए, बस आप सुन लीजिए। आई होप ये बातें प्लीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? 19 और 21 में आया हुआ क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स में। तो इसके ग्रेट बाथ के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ के साक्ष्य मिले हैं। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, यहाँ से अन्नागार, ठीक है, अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार को कभी कभी धान्यागार भी लिखा रहता है, धन्यागार, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये जो अन्नागार है ना, ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बस ये नॉलेज के लिए नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछ सकता है। पेपर में क्वेश्चन आप सोचो मेरे पढ़ाने वाला रिपीट होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अन्नागार हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी बिल्डिंग अन्नागार है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो इसका सीधा सा आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट के लिए। इसको, ये किस रिवर के पास है? तो उस रिवर का नाम है लूनी रिवर। ठीक है, ये लूनी रिवर के पास है। अब इसको याद कैसे करना है? D फॉर धौलावीरा और L फॉर लूनी, DL।
ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ये ट्रिक याद करते चलिएगा, एग्जाम में आ जाता है। धौलावीरा लूनी रिवर के किनारे है और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लोहे का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, अच्छा पता है अभी इस क्वेश्चन को अगर घुमाना होगा ना, फिर आप कह दोगे सर का पढ़ाया नहीं आया, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्न में से किस सभ्यता के में लोहार नहीं होते थे? ऐसे भी क्वेश्चन आता है, एसएससी वगैरह में आ चुका है पहले भी और दूसरे एग्जाम्स में आया है। तो जब उनको लोहे का ज्ञान नहीं है तो लोहार भी नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे घुमाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, DSSB का ही है, पीआरटी का, राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ये तो हो गया आपका पॉइंट। अब राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो राखीगढ़ी घग्गर के किनारे स्थित है। जो राखीगढ़ी है वो घग्गर के किनारे स्थित है। ठीक है, ऐसे मैंने शॉर्ट में जी पूरा लिख दिया। और राखीगढ़ी घग्गर के किनारे स्थित है। अभी आरजी क्या है, इसकी ट्रिक आप बना सकते हो। पान मसाला जो आता है, रजनी गंधा। ठीक है, तो आरजी आप बना सकते हो। ठीक है, राखीगढ़ी घग्गर के किनारे है और ट्रिक हो गई आपकी रजनी गंधा। ठीक है, इसके अलावा घग्गर के किनारे, ये जी फॉर घग्गर है, इसके अलावा घग्गर के किनारे आपका बनावली। ठीक है, बनावली और कालीबंगन या कालीबंगा कई बार लिखा रहता है, ये दोनों भी हैं। ठीक है, घग्गर के किनारे बनावली भी है और कालीबंगा भी है। विश्व का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपके एग्जाम में भी आया है, तो ये कोई नहीं, ऋग्वेद है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इनमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने का नहीं है, तो मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, 18 में भी आ चुका है आपके एग्जाम में। तो ये जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये तृतीय मंडल में है। ठीक है, जो प्रथम मंडल है इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। ठीक है, पूछेगा नहीं एग्जाम में जहां तक, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। ठीक है, जो नवम मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, सोमदेव को समर्पित है। ठीक है, और बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ये क्वेश्चन DSSB 2022 में आया है। ऋग्वेद में अघन्या मतलब न मारने योग्य किसके लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है गाय के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। हम वैसे भी गाय को नहीं मारते हैं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, या जो भी हमारी संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग, तो अघन्या न मारने योग्य होती है गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं आपके पतंजलि। ठीक है, योग पतंजलि से रिलेटेड है, ये खैर सबको याद रहता है, पर इसके बाद जो एग्जाम में आ सकते हैं वो ऑप्शन भी मैंने सेट करके रखे हैं, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कपिल मुनि, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। गौतम आपके न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, गौतम आपके न्याय दर्शन के थे। और जैमिनी पूर्व मीमांसा के। ठीक है, जैमिनी पूर्व मीमांसा के। अब ये क्या है ये मत जानिए आप। ठीक है, फैक्चुअल पेपर है आपका, मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूँ। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के थे, गौतम न्याय दर्शन के थे, और जैमिनी पूर्व मीमांसा के थे। ठीक है, पूर्व मीमांसा के थे। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कहाँ हुआ था? तो पहले तो इस प्रश्न में ही आपका एक उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, एक सवाल यहीं से हो गया आपका। दूसरा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, आप में से कोई बताएगा? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 563 में हुआ था। अब इनसे रिलेटेड कुछ हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 563 में। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में ये लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में, जो कि एग्जाम में नहीं आता, पर फिर भी। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन, और ये शाक्यगढ़ राज्य से संबंधित थे। ठीक है, उसी के राजा थे ये, शाक्यगढ़ राज्य से संबंधित थे, शाक्यगढ़ राज्य के राजा थे। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया था, लेकिन इनको इनकी किसने पाला था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, नाम भूल चुका हूँ मैं। तो और इन इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोधरा था, इनके पुत्र का नाम राहुल था।
ठीक है, ये तो चीजें हो गई। और हाँ, एक पॉइंट और, अब आपसे कोई पूछ ले गौतम बुद्ध किस कुल से थे या गोत्र से थे, तो शाक्य यूज करना है। शाक्य, पिता भी जब राजा ही है वो शाक्य गणराज्य के, तो इनका कुल भी वही था। ठीक है, टर्म है, बहुत बेसिक टर्म है, पर उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ा। ठीक है, गृह त्याग, और जिसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसको कहा गया था निर्वाण। क्या क्या कहा गया? ज्ञान की प्राप्ति को कहा गया निर्वाण। ठीक है, और ये इन्हें पीपल के वृक्ष पे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, वहां पे हुआ था, बोध गया बिहार में। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई थी। ये बात यहाँ ठीक है लिखी हुई है। और नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद जो होगा, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, सारनाथ को ऋषि पत्तन भी कहते हैं। ठीक है, और इस जो प्रथम उपदेश वाली घटना थी, इसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो सारनाथ में इन्होंने दिया था, इसको कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन, अपना पहला उपदेश। इसके बाद अगर हम बात करें, तो इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए हैं और 8 अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। ठीक है, अब वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम यही सब डिस्कस करते रहें। बस 1-2 पॉइंट और हैं इनसे रिलेटेड, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। कि इनकी जो डेथ हुई थी उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। अब ये महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में हुआ था। ये कुशीनगर आज की डेट में उत्तर प्रदेश में है। ओके, गॉट इट। 483 में। ये भी बात आप याद रखिएगा, वैसे इसको नहीं याद रखिए, बस आप इतना याद रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ओह, आप जानते हैं, सारनाथ। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? 24वें और अंतिम मतलब इनके बाद कोई नहीं हुआ। कौन थे, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बात, वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, वो 24वें तीर्थंकर थे और उनके बाद कोई नहीं हुआ। पहले थे ऋषभदेव। ठीक है, पहले कौन थे? ऋषभदेव। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। तो क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में लास्ट वाले से, पहले वाले से और 23वें वाले से आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले थे आपके ऋषभदेव, 23वें थे आपके पार्श्वनाथ, और 24वें और अंतिम थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी, शायद पाटलिपुत्र में हुई थी, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, मे भी अगर मैं गलत हूं तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, पर ये अशोक के टाइम पे हुई थी। ठीक है, और पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट, त्रिपिटक का किस धर्म के पवित्र ग्रंथ से संबंध है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और हाँ, ये जो बौद्ध संगीतियां और जो जैन संगीतियां, इन्हें अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब हम मौर्य साम्राज्य में एंट्री कर चुके हैं। अब सब मिक्स भी होगा, ऐसा नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। 16 महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? टीजीटी का आया हुआ सवाल है। ये मिलती है अंगुत्तर निकाय से। इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये तो होगा आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये दीपवंश क्या है? ये विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, तो त्रिपिटक हो गए आपके। ठीक है, ये दीपवंश क्या है? ये दीपवंश पाली भाषा में है। ठीक है, पाली भाषा में है। और ये इसका स्पेसिफिक राइटर मुझे नहीं पता। ये श्रीलंका के जो बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा लिखा गया है, बस मुझे इतना पता है। ठीक है, नेक्स्ट, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ भी चुका है, और ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 बीसी में। ठीक है, 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा गया। ठीक है, और ये इसके बाद 269 क्या है? ये 269 जो है, इसमें जो आपका अशोक था ना, ठीक है, अशोक, उसका राज्याभिषेक किया गया था 269 में। और 232 में क्या हुआ था? अशोक की डेथ हुई थी। ठीक है, डेथ, अशोक की 232 में डेथ हुई थी, 269 में राज्याभिषेक हुआ था। और 322, हाँ, 322 में
मौर्य राज चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना 322 में हुई थी। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना 322 में हुई थी। प्लीज ये डेट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में 2 बार अलग अलग टाइम पे दिया है और ऑप्शन सेम रखा है तो इट मीन्स कि ये डेट भी आ सकती हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? पीआरटी में भी आया हुआ सवाल है, तो चाणक्य हैं। आप आंख बंद करके इस बात को कर सकते हैं। लेकिन ये जो विशाख दत्त नाम दिया हुआ है, ये इन्होंने क्या किया था? ये संस्कृत के नाटककार हैं और इन्होंने लिखा था मुद्रा राक्षस। ठीक है, इन्होंने लिखा था मुद्रा राक्षस। और देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों एग्जाम में आती हैं, आपके डेट ट्रिपल एसबी में आ चुकी हैं कि विशाख दत्त की रचनाएं कौन सी हैं। तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, तो इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये था बृहद्रथ। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, समुद्रगुप्त। ठीक है, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इनके बारे में एक पॉइंट और बताता हूँ आपको। प्रयाग जो प्रशस्ति है ना, प्रयाग प्रशस्ति हरिश्चंद्र द्वारा रचित जो ये प्रयाग प्रशस्ति है, तो इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। प्लीज इसको याद रखिएगा, डेटा प्लस बी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन है। ठीक है, और हरिश्चंद्र रचयिता है। ठीक है, ये तो हो गए आपके समुद्रगुप्त। अब आइए थोड़ा इस क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्ट। चंद्रगुप्त प्रथम ये कौन है? इन्हें ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि ये जो कुमारगुप्त थे, इन्होंने नालंदा की स्थापना की थी। ठीक है, नालंदा की स्थापना इन्होंने ही करवाई थी। ठीक है, कुमारगुप्त ने, इसको प्लीज याद रखिएगा, कुमारगुप्त ने नालंदा की स्थापना करवाई थी। और ये जो आपके स्कंदगुप्त हो गए, एक राजा हैं जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो शायद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम तो हो गए गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अब यही चंद्रगुप्त के आगे अगर द्वितीय लग जाएगा ना, तो वो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया। ठीक है, या कहलाए, जो भी आप कह दीजिए। और इन्होंने ये अकबर के इनके टाइम पे, सॉरी अकबर कह रहा हूँ, इनके टाइम पे 9 रत्न थे, उनमें से एक थे कालिदास। ये बात आप याद रखिएगा। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं और इनके 9 रत्न थे। इन 9 रत्नों में एक थे कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया हुआ है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि ये आसान लोगों को लगता है पर लोग कंफ्यूज होते हैं। शक संवत की शुरुआत 78 एडी में किसने की थी? तो इसकी शुरुआत 78 एडी में, 78 एडी में कनिष्क ने की थी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अभी हमने डिस्कस किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था? आप में से कोई ये बात बता सकता है मुझे कि आपका ये कब आया था? ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही आया था। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम या कोई दूसरा नाम दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य, या दोनों नाम हो तो यही है आंसर। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को चंद्रगुप्त नाम से। और इन्हीं के नवरत्नों में से एक थे कालिदास, और इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी पॉइंट एग्जाम में आता है। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ये मिलता है आपके एरन इंस्क्रिप्शन में, एरन अभिलेख में मिलता है। ठीक है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में मिलता है। ये जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख, इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन ने वो जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था या मरम्मत कराई, उसका उल्लेख है जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, जो ये सुदर्शन झील है उसके निर्माण वगैरह की बात की गई इसमें, निर्माण और मरम्मत की। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है।
ठीक है, रचयिता इसके हरिशेन है। और ये मेहरौली स्तंभ कहाँ है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय वाला टाइम चल रहा है ना अभी, विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का है और ये दिल्ली में स्थित है। से दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, पीआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, ठीक है, ये इसकी मुख्य राजधानी थी। इसके पहले इसने थानेश्वर को राजधानी बनाया था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन की पहली राजधानी, तो वो थानेश्वर थी, ठीक है। फिलहाल वैसे कन्नौज ही लगाना है। और पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, तो ये मौर्य वंश की राजधानी थी, ठीक है, ये मौर्य वंश की राजधानी थी, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के टाइम की। और उज्जैन अभी 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 हमने इनके बारे में डिस्कस किया, विक्रमादित्य जी के बारे में या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो इनकी जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। नेक्स्ट है दोस्तों, राज तरंगिणी के लेखक कौन है जिन्होंने कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं कल्हड़, ठीक है, राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। ये तो हो गए कल्हड़, पर ये बिल्हड़ कौन है, तो ये जो बिल्हड़ हैं इन्होंने लिखा था विक्रमांक देव चरित, और ये आपके DSS भी एग्जाम्स में आता है, ठीक है, विक्रमांक देव चरित बिल्हड़ ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था, तो चंदेल राजाओं ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर आपके कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये क्वेश्चन मंदिरों से रिलेटेड सारे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं आपके महर्षि पाणिनि, ठीक है, महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। ये 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है और 21 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और पतंजलि योग से संबंधित है, ठीक है, और कात्यायन किससे संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं जो, उनका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया, तो इसका सीधा सा आंसर है पल्लवों ने करवाया। और पल्लवों में भी करवाया था शायद नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, पर शायद नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही निर्माण करवाया था। नेक्स्ट दोस्तों, चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ठीक है, और ये टॉपिक अभी इंपॉर्टेंट है। चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था, ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। आपका दूसरा पॉइंट कि ये जो राजराज चोल देख रहे हैं ना आप, राजराज चोल, इन्होंने क्या किया था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का फैक्ट है। जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राजराज चोल ने करवाया था, ठीक है। फिर राजराज चोल के बाद इनका जो बेटा हुआ वो हो गया राजेंद्र चोल, ठीक है, इसने गंगा तरफ अभियान किया था, ठीक है, उत्तर भारत की तरफ राजेंद्र चोल ने। तो राजराज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद ये जो कुलोत्तुंग है ये भी इसी वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट कहा था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजराज चोल, ठीक है, राजराज चोल। तो दोस्तों, उत्तर मेरूर अभिलेख किस वंश की स्थानीय स्वशासन प्रणाली की जानकारी देता है। ये जो आप स्थानीय स्वशासन का मतलब है ना, ये वहां की जो ग्रामीण शैली रही होगी, ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था रही होगी, उससे संबंधित है, ठीक है। स्वशासन प्रणाली, ऐसे स्थानीय स्वशासन प्रणाली का यही मतलब होता है, ठीक है। तो ये किस वंश से संबंधित है, कौन मतलब सॉरी, उत्तर मेरू अभिलेख किस वंश की स्थानीय स्वशासन प्रणाली की जानकारी देता है, तो इसका सही आंसर है चोल, ठीक है, आई बात समझ में। और इसके साथ साथ ये चुनाव प्रणाली की भी जानकारी इनकी देता था, स्थानीय चुनाव जो होते थे उसकी। अच्छा, इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, इस तरह से भी आता है इसमें कि जो उत्तर मेरूर अभिलेख है वो किससे रिलेटेड है, तो ये चोलों की ग्राम व्यवस्था से रिलेटेड है। स्थानीय स्वशासन प्रणाली की जगह ग्राम व्यवस्था लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक किसे माना जाता है, तो बादामी के चालुक्यों का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है, ठीक है। ये जो पुलकेशिन प्रथम थे ये चालुक्य वंश के राजा थे, अब आप समझ चुके हैं, और ये बादामी के जो चालुक्य हैं उनके संस्थापक थे। इसके बाद ये कीर्तिवर्मन प्रथम, ये भी एक चालुक्य शासक हैं, ठीक है। विक्रमादित्य आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत इनके बारे में अब तक डिस्कस हम कर चुके हैं, उज्जैन को राजधानी बनाया इन्होंने, ठीक है। ये मंगलेश कौन है, ये मंगलेश पुलकेशिन प्रथम का भाई है, ठीक है,
पुलकेशिन प्रथम का भाई है और इस मंगलेश को पुलकेशिन द्वितीय ने संघर्ष में मार दिया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से इसका संघर्ष हुआ मंगलेश का और ये मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय को किसने युद्ध में हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था और नरसिंह वर्मन प्रथम को महामल्लवी या महामल्ल ऐसे कुछ नाम है भी कहा जाता था, महामल्ल भी कहा जाता था। ठीक है, पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। हर्षचरित किसने लिखी थी? तो हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। मृच्छकटिकम मिट्टी का खिलौना नाटक के लेखक कौन है? तो शूद्रक हैं। देखिए पीआरटी 2022 का क्वेश्चन है। ये जो ऐसी रचनाएं हैं ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इन्हें अच्छे से करके जाइएगा। मृच्छकटिकम एक नाटक है जिसके रचयिता है शूद्रक। कश्मीर के इतिहास पर आधारित राज तरंगणी के लेखक हैं कल्हड़। ठीक है, बिल्हड़ अभी मैंने आपको बताया था विक्रमांक देव चरित के लेखक हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए पीआरटी में आया हुआ है, मैंने इनके बारे में बहुत बार डिस्कस कर लिया है, बस घूम गया है थोड़ा सा। अमर कोश के लेखक अमर सिंह किसके नवरत्नों में से एक हैं? नवरत्न कालिदास जिनके नवरत्न थे ये उन्हीं के नवरत्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। मुद्रा राक्षस नाटक का मुख्य विषय क्या है? ये सारे क्वेश्चंस आपके पीआरटी से मैच हो रहे हैं, इन्हें बहुत अच्छे से करके जाइएगा। तो मुद्रा राक्षस ये चाणक्य की कूटनीति और मौर्यों के उत्थान से संबंधित है। चाणक्य की कूटनीति और मौर्यों के उत्थान से संबंधित है। ठीक है, इसको कई बार ऐसा भी क्वेश्चन में आंसर में लिख सकते हैं या क्वेश्चन बना के दे सकता है, चाणक्य की कूटनीति और मौर्यों का सत्ता वर्णन। ठीक है, उत्थान की जगह वर्णन भी हो सकता है। वेनसांग किसके काल में भारत आया था? तो वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की जगह यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए दिया था यहाँ पे क्वेश्चन में, और इसके टाइम पे फाह्यान आया था। ठीक है, फाह्यान आया था, याद रखिएगा। यही चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है? आपके विक्रमादित्य। इनके टाइम पे कौन आया था? फाह्यान आया था। ठीक है, और वेनसांग हर्षवर्धन के समय पे आया था। मेगास्थनीज की बुक का नाम इंडिका। प्राचीन भारत में श्रेणी का क्या अर्थ होता था? तो प्राचीन भारत में श्रेणी का क्या अर्थ होता था? ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, व्यापारियों या कारीगरों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? पीआरटी 2022 का क्वेश्चन है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इसने सिर्फ विक्रमशिला को नहीं, नालंदा को भी नष्ट किया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? ये टॉपिक मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से कराया था ऊपर ही, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करते। ग्रह त्याग। शून्य का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। ठीक है, ये तो इन्होंने शून्य का आविष्कार कर दिया, लेकिन जो शून्य को संख्या मानकर फिर उसके नियम किसने बताए? तो ये काम किया था ब्रह्मगुप्त ने। शून्य को संख्या माना, नंबर मानकर उसके जो रूल्स डिसाइड किए गए वो किसने किया? ब्रह्मगुप्त ने। अच्छा, इनका तो इन्होंने लिखा क्या? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ठीक है, एग्जाम में आता है कि ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसका है? तो ब्रह्मगुप्त का है स्फुट सिद्धांत। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वराहमिहिर ये ज्योतिष और खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे वराहमिहिर, और इन्होंने लिखा था पंच सिद्धांतिका। ठीक है, पंच सिद्धांतिका। इनके बारे में नीचे क्वेश्चन है तो मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। चरक संहिता का मुख्य विषय क्या था? तो ये आयुर्वेद से संबंधित थी, आयुर्वेद और चिकित्सा से, और इसके रचयिता भी आपके चरक थे। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन थे? आया हुआ प्रश्न है। पंच सिद्धांतिका के लेखक आपके वराहमिहिर थे। शून्यवाद के महान दार्शनिक कौन थे जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता था? तो सीधा सा नाम है नागार्जुन, याद रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? दोनों बार DSSB में आया है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप स्थित है। गांधार कला किस काल में सबसे अधिक विकसित हुई? तो ये कुषाण काल में सबसे अधिक विकसित हुई। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित थी? पीआरटी में भी आया है और पीजीटी में भी आया है।
तो अजंता की गुफाओं की चित्रकारी संबंधित थी बौद्ध धर्म से। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, खजुराहो के कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसे करवाया था चंदेल राजाओं ने, ठीक है, चंदेल राजाओं ने करवाया था। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? जिसमें चालुक्य राजा का वर्णन है। अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था 2 बार। तो विक्रमांक देवचरित के लेखक आपके बिल्हड़ हैं, ठीक है, बिल्हड़ हैं, ठीक है। प्रसिद्ध नाटक स्वप्नवास वदत्तम किसका है? तो स्वप्नवास वदत्तम, स्वप्नवास, जो भी इसका अच्छे से बोलते हो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं बस पढ़ के चीज़ें रख लेता हूँ। तो इसके रचयिता थे आपके भास। और देखिए राजशेखर ने क्या किया, भवभूति ने क्या लिखा, ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। किराता अर्जुनियम महाकाव्य के लेखक कौन है? तो किराता अर्जुनियम के जो लेखक हैं वो हैं भारवी, ठीक है। नागानंद और रत्नावली नाटकों की रचना किसने की? ये आते हैं एग्जाम में, आया भी तो है, लेटर प्लस बीपीआरटी 2018। तो ये और कोई नहीं, ये आपके हर्षवर्धन जी ने इनकी रचना की थी, ठीक है। ठीक है, संस्कृत के महान कवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत क्या है? अब DSSB जान गया था कि लड़के मेघदूत तुरंत बता देंगे कालिदास, तो उसने क्वेश्चन को थोड़ा अलग किया। तो ये क्या है? आप में से कोई अगर ये बात जानता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानता है तो ये गीति काव्य है, लिरिक पोएम है, ठीक है। शिशुपाल वध नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी माघ ने, ठीक है। और प्लीज ये अच्छे से याद कर लीजिए किसने कौन से ग्रंथ की रचना की, ये ज्यादा नहीं 8-10 होंगे, बहुत अच्छे से किसी अच्छी बुक से इनको कर लीजिएगा। प्रसिद्ध संस्कृत उपन्यास कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हैं। कौन है? कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हैं। तो दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम नाटक किसका है? तो देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाख दत्त का है, ठीक है। ये विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस भी तो था, शायद हमने पढ़ा था, है ना। और एक आपका हो गया देवी चंद्रगुप्तम, हमने दोनों पढ़े थे, ठीक है, दोनों डिस्कस हो चुके हैं। अच्छा, ये देवी चंद्रगुप्तम को वाले से कंफ्यूज मत करिएगा, बिल्हड़ वाले से, ठीक है। गुप्त काल में प्रचलित चांदी के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो जो चांदी का सिक्का था गुप्त काल में, उसको रुपया कहा जाता था। दिनार सोने का सिक्का होता था, ठीक है, ये सोने का सिक्का होता था। और ये पण और करसपण ये प्राचीन काल और महाजनपद से संबंधित हैं। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किसने रखी? तो सीधी सी बात, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी बृहद्रथ की हत्या करके। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। ये मुझे लग रहा है रिपीट हो गया क्वेश्चन, आई एम सॉरी। अच्छा, ये 21 में आया है, वो उसके पहले आया हुआ था। तो पुलकेशिन प्रथम। कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक को मिली थी? तो ये किसको मिली थी कविराज की उपाधि? समुद्रगुप्त को मिली थी। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्योंकि हम डिस्कस करेंगे इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेमुक ने किस प्रसिद्ध राजवंश की स्थापना की थी? तो शेमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। शेमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इसके बाद ये जो कण्व वंश है, इसकी स्थापना वसुदेव ने की थी, ठीक है, वसुदेव कण्व ने की थी, ठीक है। वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। चेदी चेदी वंश ये क्षेत्रीय राजाओं का था, ठीक है, क्षेत्रीय वंश था ये। और ठीक है, बस पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार तीर्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये उच्च अधिकारी के लिए किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग अगर कर ऑप्शन में होता है तो कर मार देते हैं, पता नहीं क्या सोच के। तो इसका सही आंसर है उच्च अधिकारी। गुप्त काल की राजकीय आधिकारिक भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की राजकीय आधिकारिक भाषा संस्कृत थी, ठीक है, याद रखिएगा। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया? तो जो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय थे, उन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था, ठीक है, नर्मदा के तट पर पराजित किया था। एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? तो एहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। देखिए एक्सप्लेनेशन देने का कोई मतलब नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, आप फैक्चुअल चीजें करके जाइए। आप 2 से 3 बार वीडियो को देख लेंगे ना, आपको चीजें याद हो जाएंगी। और अगर आपने 4 से 5 बार ही रिवाइज कर लिया, ठीक है, तो उससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। और ये 30-32-40 मिनट का वीडियो आप आराम से कर लोगे।
चोल वंश के उत्तरी मेरूर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो चोल वंश का जो उत्तरी मेरूर अभिलेख है, इसका संबंध परांतक प्रथम से है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसके आने के चांस भी हो जाते हैं। सम्राट अशोक किस अभिलेख में देवनागरी और अशोक के नाम से संबोधित किया गया? तो ये मास्की के अभिलेख में संबोधन हुआ, ठीक है। मास्की अभिलेख था, उसमें देवनागरी और अशोक नाम से संबोधित किया गया। ये संवत वाले सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करिएगा। विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी में हुई थी, ठीक है। 57 बीसी में विक्रम संवत शुरू हुआ था। 78 में ये शायद हमने किया भी था, शक संवत हुआ था, ठीक है। और 319 में गुप्त वाला शुरू हुआ था। इसको 319 और 20 भी कई बार लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो विक्रम संवत आपका 57 बीसी में हुआ था, शक संवत आपका 78 एडी में हुआ था, और गुप्त संवत आपका 319 या 320 में हुआ था। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने कब की थी? सेम क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, पीआरटी 2018 में आया भी था, 319 और 320। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करने वाली प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या थी? क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि आप जान चुके हो कि प्रयाग प्रशस्ति में क्या है, तो समुद्रगुप्त के बारे में है, तो इस बार उसकी भाषा पूछिए। तो क्या कोई बता सकता है प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है? अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा, संस्कृत है, ठीक है। पीआरटी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन में जो घोड़ा था वो किसका प्रतीक माना जाता है? तो ये जो घोड़ा था ना, ये ग्रह त्याग का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक माना जाता है। जन्म का प्रतीक कमल माना जाता है। किसको मानते हैं? कमल को जन्म का प्रतीक मानते हैं। घोड़े को ग्रह त्याग का प्रतीक मानते हैं। और ज्ञान प्राप्ति वही जो बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष था, ठीक है। बोधि वृक्ष का प्रतीक है ज्ञान प्राप्ति के लिए। और इसके बाद मृत्यु के लिए शाल का वृक्ष, ठीक है। शाल का वृक्ष, शाल वृक्ष, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो ये प्राकृत थी। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो प्रथम ये पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। से दोस्तों, अद्वैतवाद के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो अद्वैतवाद के दर्शन का प्रतिपादन आदि शंकराचार्य जी ने किया था। अद्वैतवाद के दर्शन का प्रतिपादन आदि शंकराचार्य जी ने किया था। तो ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आ सकता है, पूरे चांस होते हैं आपके एग्जाम में आने के। ये आदि शंकराचार्य जी अद्वैतवाद से संबंधित थे। ये जो रामानुजाचार्य थे, ठीक है, तो ये विशिष्ट, अद्वैतवाद के आगे आप विशिष्ट लगा दो, ठीक है। तो रामानुजाचार्य जी संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य जी से संबंधित है। इसके बाद ये जो माधवाचार्य जी हैं, ये द्वैतवाद से संबंधित है। देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कबीर आपके भक्ति संत हैं, ठीक है। ये इन सब से संबंधित नहीं है, तो प्लीज इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है वीडियो में। नचिकेता और यम का प्रसिद्ध दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में है? तो नचिकेता और यम का प्रसिद्ध दार्शनिक संवाद कठोपनिषद में है, ठीक है। कठोपनिषद में है। एलोरा की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 34 है, ठीक है। इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा। मैं इसको क्रॉस चेक लिख देता हूँ ताकि आप करें, क्रॉस चेक जरूर करिएगा, ठीक है। वैसे 34 है। बुद्ध की खड़ी मूर्ति का निर्माण सबसे अधिक किस काल में हुआ? अब आप मुझे ये बताओ, पीआरटी 2018 का क्वेश्चन है। आप किसी एजुकेटर के पास जाके बोल दोगे जो आपने पढ़ाया है वो एग्जाम में नहीं आया है ना, अब वो एजुकेटर क्या करे? पेपर आउट करा दे? ऐसा नहीं कर सकता वो, ठीक है। जब आप कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, ठीक है, जब आप कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो दोस्तों, तो वो इस हिसाब से बनाया जाता है कि आपने थ्योरी पढ़ ली है और अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कराई जा रही हैं। उसके बाद अगर बाहर से क्वेश्चन आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है, तो उसके लिए सिर्फ एजुकेटर जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है। ये आपकी अपनी मेहनत है।
आप सोचो कि आप 2-3 दिन मैराथन देख के कुछ कर लोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? बहुत लकीली ऐसा हो जाता हो तो हो जाता हो, पर ऐसा नहीं होता। आपके कॉन्सेप्ट्स हमेशा काम आते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया। बुद्ध की जो खड़ी मूर्ति है, इसका निर्माण सबसे अधिक कहाँ हुआ? तो ये कब किस काल में हुआ? तो ये कुषाण काल में सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है? इसमें गांधार और मथुरा की जो कला शैली थी, उसका मिश्रण था, ठीक है? दक्षिण भारत के संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो वो तमिल थी, ठीक है? पर संगम साहित्य के बारे में पढ़ना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आ सकता है। क्वेश्चन अच्छा है, भारत में प्रथम अस्पताल और औषधि उद्यान किसने बनवाए थे? तो ये काम आपके अशोक भाई साहब ने किया था, ठीक है? प्रथम अस्पताल और औषधि उद्यान अशोक ने बनवाए थे। मदुरई किस प्राचीन दक्षिण भारतीय वंश की राजधानी है? तो ये पांड्य वंश की राजधानी थी। सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर, रिपीटेड क्वेश्चन है पर अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर किसको कहा गया? लोथल को। कलिंग के प्रसिद्ध राजा खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो कलिंग के प्रसिद्ध राजा खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे, चेदी वंश से संबंधित थे। कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध कवि अश्वघोष ने कौन सा महाकाव्य लिखा था? तो बुद्धचरित, सौंदर्यनंद, सूत्रालंकार या ये सभी? तो इन्होंने ये सारे लिखे थे, ठीक है? बुद्धचरित एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसके द्वारा लिखा गया, तो ये अश्वघोष ने लिखा था, ठीक है? इंपॉर्टेंट तो बुद्धचरित्र, पर अब एग्जामिनर को पेपर को यहीं से टफ करना था तो उसने ये चीजें दे दी। बुद्धचरित्र, सौंदर्यनंद, सूत्रालंकार, ठीक है? ये जितनी रचनाएं हैं इन्हें अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है? यात्री वेनसांग ने किस भारतीय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? पीआरटी 2018 का क्वेश्चन है। तो उन्होंने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की थी। श्रीनगर शहर की स्थापना का श्रेय किस मौर्य शासक को दिया जाता है? तो अशोक को दिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो प्राचीन भारत में तक्षशिला गांधार की राजधानी थी, ठीक है? ये आपका अफगानिस्तान वगैरह वाला जो एरिया है। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो गांधार की राजधानी। मौर्य के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो मौर्यों के पतन के बाद शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। ये दोस्तों हमारा शतक लग चुका है। सोने के सिक्के किस काल में सर्वाधिक मात्रा में जारी किए गए? तो इनको दिनार कहते थे। ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अब आप बताओ कब किए गए? हमने डिस्कस किया था, चलिए मैं बताता हूँ। इन्हें गुप्त काल में कहा गया, ठीक है? गुप्त काल में सबसे ज्यादा फेमस हुए इन्हें दिनार कहा गया, ठीक है? रुपये चांदी का सिक्का था। दोस्तों मैं इस बात का कोई दावा नहीं करता कि ये सवाल आपके पेपर पे आएंगे, ठीक है? मैं ये मानता हूँ आपने थ्योरी पढ़ी थी और अब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए हैं। आशा करता हूँ आपको ये 100 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और ये आपके एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। और फ्यूल योर फ्यूचर विद लर्न विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।